जब हम देखते हैं कि एक फ़ारसी के बहुत बड़े शायर बेदल, उन्होंने एक मिसरा कहा था जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल पे लगता है कि उन्होंने हमारे लिए लिखा था। जब हम आज़ाद हुए और अब तक का सफ़र, उसको उसने 3 लाइनों में बताया है। तो वो क्या है? 3 लफ्ज़ों में, बल्कि शब रफ्त सहर नशुद शब आमद, यानी कि रात गई, सुबह नहीं हुई, रात आ गई। हमारी मुल्क की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है कि हम समझते थे कि हम आज़ाद हो गए हैं और यहाँ पे हम अपने मज़हब, अपने कल्चर और अपनी रिवायात के मुताबिक अपने इस्लामी तमद्दुन के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक खुशहाल पाकिस्तान होगा जिसमें कि इंसाफ भी होगा, जिसमें कि लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और हर तरफ अमन होगा। लोग अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जानों को महफूज समझेंगे। एक जमहूरियत पे मबनी हमारा सियासी निज़ाम होगा, एक आइन होगा, एक कानून की हुक्मरानी होगी और इस तरह से हम जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं उसमें अपनी एक शनाख्त बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पहले तारीख़ 1947 से तो हम नहीं शुरू करते, लेकिन मुख्तसरन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं, वो अपनी की हुई गलतियों को करेक्ट करती हैं, दुरुस्त करती हैं, ताकि वो गलतियाँ जिन्होंने कि हमें नुकसान पहुँचाया है उसका तदारक हो सके और आइंदा हम वो गलतियाँ ना करें। लेकिन बदकिस्मती से जब 1971 में इलेक्शंस हुए तो 1971 के इलेक्शन का, हम छोटे थे उस वक्त, हमें इतना ज़रूर याद है और थोड़ी बहुत तारीख़ पढ़ी है कि जो वो इलेक्शन हुआ तो उसका जो बुनियादी तनाज़ा था कि जो ज़्यादा मैंडेट जिसको पाकिस्तान के अवाम ने दिया था उनको हुकूमत नहीं दी गई और वो इस मगरबी पाकिस्तान में कुछ सियासी पार्टियां थीं जो कि आज भी हाउस में बैठी हुई हैं। वो उन्होंने सहूलतकारी की और वो मैंडेट जो कि पाकिस्तान के अवाम मेजॉरिटी ने दिया था वो उनको नहीं मिला। नतीजतन मुल्क 2 लख्त हो गया। इमेजिन, आप सोचें कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक रायशुमारी हो, इलेक्शन हो, उसमें एक पार्टी मेजॉरिटी लेती है, हम उनको डिनाई करते हैं उनका हक, यानी कि पाकिस्तान के अवाम को डिनाई करते हैं, क्योंकि नुमाइंदे तो चुने हुए होते हैं पाकिस्तान के अवाम की वजह से। मुल्क 2 नीम हो गया। हमारे लगता है कि सर पर जू तक नहीं रहेंगी और हमने मुसलसल मुतनाज़ा उसके बाद इतनी बड़ी गलती और इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद भी हमने अपने इलेक्शंस को साफ और शफाफ तरीके से नहीं करा सके। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल पिछले साल 8 फरवरी का इलेक्शन था, जिसको कि अभी कुछ ही दिन हुए, 1 साल पूरा हो गया। पहले एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया और उसका बैकग्राउंड भी आपको पता है कि वो सिंध हाउस में जो मार्केट लगी हुई थी लोटों की, उसके ज़रिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई, वो उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया गया। उसके बाद जो भी हुआ आपने देखा, और ये कहानी बड़ी पुरानी है लेकिन अब इसमें कुछ और ज़्यादा शिद्दत आ गई है कि पाकिस्तान चूंकि कभी भी
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा सका। नतीजतन मुल्क में मुआशी, सियासी, समाजी अदम इस्तेहकाम मुसलसल रहा, क्योंकि जो भी इलेक्शन होता था उसमें जो लोग जिसको इनको हराया जाता था वो प्रोटेस्ट करते थे और इस तरह की कहानी चलती रही। और हमने कुछ सबक नहीं सीखा और ना हमने कोशिश की, बल्कि हमने कोशिश ये की कि किस तरह से इस निज़ाम को मज़ीद, इस धांधली के निज़ाम को किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जाए। उसकी पहली मिसाल, जब पीडीएम की हुकूमत आई, पहले 2 कानून इन्होंने स्क्रैप किए। पहला कानून कि ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम चूंकि एक फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ से हमारी हुकूमत का एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव था, उसको सबोटाज किया गया, उस कानून को हटाया गया। ये तो हुई इलेक्शन को मुसलसल उसी तरह से धांधली ज़दा करने के लिए वो स्क्रैप की गई। ये एजाज़ इनको जाता है पीडीएम की हुकूमत को। फिर दूसरा जो लॉ स्क्रैप किया, ये पहली लेजिस्लेशन है इनकी, और वो थी नैब के कानून में तब्दीली। किस तरह से प्रोटेक्ट किया इन्होंने अपने लोगों को, किस तरह से इन्होंने ऐसे उसको तराशा कि जिससे कि करप्शन ना रहे, जिससे कि जो लोग करप्शन के मुर्तकिब होते हैं उनको छुट्टी मिल गई। यानी दूसरे लफ्जों में करप्शन को उस लॉ की वजह से उसको में तब्दीलियां की गई। अब देखें, बात यह है कि आप किस नीयत से काम करते हैं और किन लोगों के लिए आप काम करते हैं। आपने वो कवानीन अपने लिए बनाए, आपके लीडर्स थे, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पे करप्शन के सीरियस चार्जेस थे, जो कि इन्होंने अब एक दूसरे पे बनाए थे। हमने नहीं बनाए थे, इन्होंने एक दूसरे पे बनाए। और जब बात आई इक्तिदार की, उसमें ये दोनों शामिल हो गए, भाई भाई बन गए। पहले एक दूसरे की जो भी बातें करते थे वो तो जो करते थे, आज भाई भाई बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है, बहन कौन है भाई? नहीं, हम पार्टी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जी प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी, नहीं देखें नो चेयरमैन साहब, बात यह है कि यह मुल्क हम सबका है और किसी एक खास तबके को जो कि अशराफिया है उसको यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेले, उनकी मुस्तकबिल से खेले, उनकी खुशहाली से खेले, उनकी जानों से खेले, उनकी प्रॉपर्टी से खेले। यह हक इनको कोई चीज किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर यह हक दे दिया जाए जो कि इन्होंने खुद इस वक्त छीना हुआ है, तो मुआशरा केओस और एनार्की की तरफ जाता है। अब जो इदारा जिम्मेदार होता है इलेक्शन कराने का, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसका जो आर्टिकल 224 के तहत, और अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पार्टीजन हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन ही एक फरीक बन जाए, तो फिर वो वही फैसले करेगा जिसमें कि उसने हमारी पार्टी का इंतखाबी निशान हमसे वापस लिया। हमारी जितनी भी पिटिशंस थी, कितनी मुश्किलात हमारे लिए क्रिएट की गई, आज तक हो रही हैं। ये ऐसा बायस्ड, इतना कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन हमने अपनी तारीख में नहीं देखा था। इलेक्शंस लेट कराए, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। यह आईनी जिम्मेदारी थी कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं
तो आपको 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन ने किया और वहां से एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने, उससे पहले इलेक्शन एक्ट में भी तब्दीलियां की गई और इस किस्म के कवानीन डाले गए। तो जब इलेक्शन हो गया और बावजूद तमाम तर मुश्किलात खड़े करने के, लोगों को उठाए जाना, इलेक्टोरल सिंबल नहीं देना, मज़हका खेज किस्म के इंतखाबी निशान देना, उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने जमहूरियत के साथ अपनी कमिटमेंट को निभाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दिया। लेकिन चूंकि मकसद तो रोकना था पीटीआई का, सारे हरबे नाकाम हो गए, लीडर को भी जेल में डाल दिया। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता? चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, उसमें बायस नजर आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, चाहे जितनी उजरदारियां थीं, जितने भी मसाइल थे, उसमें मेन आइटम यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से कोई रिलीफ नहीं देनी है। उसके अलावा जो एक मिसाल आपको भी दे देते हैं कि सानिया निश्तर की भी बात हुई, उसने सितंबर में इस्तीफा दिया हुआ है, सितंबर 18 को इस्तीफा दिया हुआ है, वो आज तक मंजूर नहीं हुआ। खैबर पुख्तनख्वा से थी वो हमारी सेनेटर कासिम, उनका पूरा नाम मैं माजरत चाहता हूँ, रोंजो, कासिम रोंजो, उन्होंने एक हफ्ता पहले के 10 महीना पहले इस्तीफा दिया, वो मंजूर भी हो गया। उनका सिंध से ताल्लुक था, बलूचिस्तान से ताल्लुक था, बलूचिस्तान से ताल्लुक था, वो फौरन सीट भी विकेट हो गई और नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा को, वो चूंकि खैबर पुख्तनख्वा से थी, उनको रिलीफ नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी ये कितनी अफसोस की बात है, मुझे लॉ मिनिस्टर साहब बताएं कि वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे एक हाउस ऑफ फेडरेशन जिसमें कि एक सूबे को डिनाई किया जा रहा है कि उसके सेनेट के इलेक्शंस हों और उसके नुमाइंदे सेनेट में आए, तो खैबर पुख्तनख्वा के अवाम क्या सोचेंगे कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है या ये कुछ और है? तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो फिर इससे बड़ी मुश्किलात बढ़ती हैं और सोसाइटी तकसीम होती है। हम ये समझते हैं कि एक तो नमाज का भी टाइम है, अगर आप असर का नमाज भी निकल रहे, काफी जी नमाज का भी टाइम है जी जी, और बाकी मेंबरान ने भी बात करनी है बड़ी, नहीं थोड़ा सा नहीं देखें चेयरमैन साहब, जो बात हुई है हमारी वही कि उसमें आपने कहा 45 मिनट 1 घंटा बात करें, ये आपने कहा था कि नहीं? तो ये मजाकन थी वो सर, इस तरह की उस पे मजाकन बातें नहीं होती हैं। मैं इंपॉर्टेंट इश्यूज रेस कर रहा हूं कि देखिए सर, बात ये होती है कि जब इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो तो गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में बैठे होते हैं, उनकी वो मॉरल हैसियत नहीं होती, उनके पास वो अखलाकी जवाज नहीं होता कि वो हुकूमत कर सकें। वो ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे कि अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए कवानीन करेंगे। उसमें जिस तरह के आपने देखा कि जो लॉज पास हुए जिसमें कि पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट को ले लें, 26वीं तरमीम को ले लें, फिर पीका के लॉज को देख लें, यानी ये कवानीन बुनियादी तौर पे अवाम के लिए नहीं है। ये हुकूमत को वो आईनी पावर्स देना जिसको कि आइन का लिबादा दे दिया जाता है और हम उसके नताइज हम देख रहे हैं। तो जो भी जड़ है इस सारे मसाइल की वो ये है कि इस मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। जिस दिन आप हमारे हमसाए मुल्कों को देख लें, उधर कभी भी ये इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, हमसे 4 गुना तादाद में ज्यादा है, वो हमसे बहुत बड़ा इलाका है, हर किस्म का मजहब, हर किस्म की कौमियतें वहां पे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्यों वो तरक्की कर रहे हैं? क्यों हम आज जवाल पजीर हैं? क्यों हमारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? अगर आप देखें आज का अखबार, ये मेरी बात नहीं है,
नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट का बयान है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से 25,000 लोग, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, 25,000 लोग दूसरे मुल्कों में शहरियत लेने के लिए यहां से चले गए हैं, बायर और इन्वेस्टमेंट। अब 25,000 अगर $1,00,000 भी, बिकॉज नेशनलिटी आपको कोई ये $1,00,000 में नहीं मिलती है, लेकिन $1,00,000 भी लगा लें तो ये $40 अरब बनते हैं जनाब चेयरमैन, जो मुल्क छोड़ चुका है। इसके साथ साथ ब्रेन ड्रेन भी हुआ है। इसमें यही उन्हीं के खिताब से, उन्हीं से ये मैं वो करता हूं कि जब ये मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर यहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो क्यों लोग जा रहे हैं? वो लोग जो कि नेशनलिटीज लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर एक और जो हकीकी पाकिस्तान है गुरबा का, उन नौजवानों का जो इस मुल्क में अपने मुस्तकबिल नहीं देख रहे, वो बेचारे कश्तियों में डूब जाते हैं। ये कौन अपने मुल्क को छोड़ना चाहेगा चेयरमैन साहब? जब उसको सारी चीजें मुयस्सर हों, वो क्यों नहीं? और चीजें क्या मुयस्सर हों? ये है कि कानून की हुक्मरानी, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी राइट्स। क्यों करेगा कोई इस मुल्क में इन्वेस्ट जबकि आपके अपने लोग यहां छोड़ के जा रहे हैं? आप $2 अरब के लिए, $1 अरब के लिए हम खैरात मांग रहे हैं। कोई भी आप उसको नाम दे दें, बैंकिंग का या फाइनेंस का, है खैरात। आप भीख मांग रहे हैं। और यहां पे 40 अरब तो ये बड़ा कंजर्वेटिव फिगर है, मुनासिब नहीं, इसको एक्सपेंड करते हैं जी। 40 आपकी जो मर्जी है जी, आप वो करें, मैंने तो वो किया है कि $40 अरब तो बहुत कम वो है। अब इतने ऐसे हालात में अगर हम कहेंगे जी सब अच्छा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मुल्क में खुशहाली है, मुल्क में एक बड़ा ही अच्छा माहौल है, इन्वेस्ट कौन करेगा? आपके पाकिस्तान के लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर के लोग यहां पे क्यों आएंगे? OPIA की प्राइवेटाइजेशन में आपने देख लिया, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सेज में आपने देख लिया, एक गाहक आपको मिला। वो मेरे वाले साहब का एक शेर है, मिला था एक ही गाहक सो हम भी क्या करते, सो खुद को बेच दिया बेहिसाब सस्ते में। अब जब आप के मुल्क में कोई किसी भी इदारे को खरीदना नहीं चाहता, नेशनल एयरलाइन को एक गाहक आता है, वो भी कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग में, आप मुख्तसर करें, ठीक है ना? तो मैं मुख्तसर करता हूँ, बस 5 मिनट और मैं खत्म करता हूँ। 2 मिनट में खत्म। 5 मिनट जी। देखें चेयरमैन साहब, बात यह है कि जिस तरह से अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जिस तरह के PTI के लोग जेलों में हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने सियासी कैदी नहीं थे जितने के आज हैं, और उनका एजाज़ इस हुकूमत को जाता है। ये इनकी सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए इनकी वो थी कि जितने ज़्यादा आपने लोग PTI के जेलों में डाल दिए, जेलों में जगह ही नहीं रही है। इसी तरह हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिल रहा, हमारे केसेस नहीं लगते, हमारी जमानतों के लिए नहीं होता, वो नहीं दी जाती। हमारे लीडर को जेल में सियासी मुकदमात कायम करके जेल में रखा हुआ है। तो इस तरह के हालात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। चेयरमैन साहब, ये मुल्क के लिए जहर कातिल है। और आप जब जबर के जरिए आप चीज़ों को करेंगे तो जाहिर है कि फिर मुल्क में यहाँ पे क्यों लोग रहेंगे। ये फिगर्स जो कि एक नैब के इदारे ने उसने ये दिए हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो अपोजिशन की वो फिगर है। तो हमें देखना होगा कि ऐसे हालात जो कि पैदा कर दिए गए हैं, इसमें इस तरह ये मुल्क चल नहीं सकता। इकॉनमी आपकी जवाल पजीर है। आप लाख कहें कि जी इन्फ्लेशन ये हो गई। पिछले 2 हफ्तों में जनवरी 17 से 28 तक, जनवरी तक जो
प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, 440 अरब रुपए 440 अरब रुपए बैंकों को वापस किए कर्जे के, क्योंकि कारोबार ही नहीं है। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, नेगेटिव ग्रोथ है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विंडो ड्रेसिंग है, वो पैसे आपके नहीं हैं, उसकी में से आधे वो डिपॉजिट्स हैं जो कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हैं। और ये क्यों है कि IMF जो है, तो पहली दफ़ा हमने ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ देख रहे हैं कि जिसमें वो चीफ जस्टिस साहब से भी मिल रहे हैं। मैंने सुना है वो बार्स को भी खबर चल रही थी कि ये लॉयर्स के बार से भी मिल रहे हैं, और इसकी से इलेक्शन कमीशन को भी मिल रहे हैं। ये क्यों है ऐसा? आपने क्यों इस मुल्क को इस सतह पे पहुंचा दिया कि जो हमें अब पैसे दे रहा है वो हमें हमारे एक एक चीज़ को, हमारी एक एक जेब को वो टटोल रहा है। और चूंकि हमें छुपाने को बहुत कुछ है, तो इसलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अदालतों का जो सिचुएशन बनी हुई है, शुक्रिया, आपने वकीलों को भी शुक्रिया, आपने, मैं बस 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट शुक्रिया जी, 2 मिनट मेहरबानी। वो ये है कि आपने जिस तरह से मुल्क को जिस सतह पे पहुंचा दिया है, उससे मुल्क का मुस्तकबिल, गरीबों का मुस्तकबिल, ख़वातीन का, नौजवानों का, उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। जो ख़वातीन पे जुल्म हुए हैं, उसका मेरा ख्याल है कि ये एक हुकूमत जो कि बैठी हुई है, इसको जवाब देना होगा कि ये कैसे इतने सियासत में, चूँकि हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, आवाम के दिलों में घर नहीं कर सके, तो ये कैसे अपनी एक इखलाकी कुव्वत या पब्लिक सपोर्ट तो इनके पास है नहीं, इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। लेकिन ये बस जिद पजिद है कि जी हमने कहने के जरिए जो है तो हमने इससे पहले इस मुल्क को चलाना है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। नतीजा मिले। बहुत शुक्रिया। सरमद अली साहब प्लीज। सर इजाजत देते हैं।